लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि किसी एक धर्म के जो है वो प्रधानमंत्री मालूम करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है। ये कहती तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन पहलवान बेटियों के साथ हमारे देश की जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा कि सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कैसे मौन बैठे रहे। पृथक विदर्भ की मांग काफी सालों पुरानी है और इस संदर्भ में हम पब्लिक ओपिनियन, वरिष्ठ पत्रकारों की ओपिनियन, इस संदर्भ में कई ओपिनियन लोगों के ले रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शकील अहमद जहांगीर जी हैं। इनसे जानेंगे कि पृथक विदर्भ की मांग को लेकर और इस विषय पर उनके क्या ख्याल है। क्या बताएंगे, नागपुर में पृथक विदर्भ की मांग को लेकर फिलहाल आंदोलन शुरू है, इस आंदोलन के संदर्भ में आपके विचार क्या है? जी देखिए, संविधान में तो ये दिया गया है कि जो स्टेट्स है, जो सेंटर है, उसमें पावर का जो है डेलीगेशन होना चाहिए। लेकिन हम सवाल ये उठता है कि ऐसे समय विदर्भ की मांग, जबकि देश एक 2024 के चुनाव के सामने खड़ा है और देश के सामने बहुत से अनेक मुद्दे हैं। जहां तक जो सरकार, केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो कभी डबल इंजन कभी ट्रिपल इंजन की बात करती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से तमाम के तमाम चीजें जो है सेंट्रलाइज्ड हो रही है। सेंट्रलाइज्ड हो रही है मतलब केंद्र को जो है मजबूत किया जा रहा है और सिर्फ वन मैन आर्मी जो है काम किया जा रहा है। ऐसे वक्त में ऐसी सरकार से आप क्या आशा करते हैं कि वो आपको जो है पावर देंगे, जबकि बहुत से स्टेट्स अपनी मांगों के लिए तड़प रहे हैं, अपने बजट्स के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली का उदाहरण हम साफ देखते हैं कि दिल्ली को किस तरह से दिल्ली के अधिकारों को धीरे धीरे केंद्र ने कम कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको इस विदर्भ के लिए भी जो है एक प्रस्ताव पारित करना होगा स्टेट के असेंबली के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर ही खुद अस्थायी सरकार है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। तो क्या ऐसे वक्त में क्या एक ऐसी कमजोर सरकार से आप आशा करते हैं कि वो विदर्भ की जो मांगी जा रही है उसको जो पृथक विदर्भ की मांग को जो है वो पूरा करेगा? दूसरी चीज जो अहम मुद्दा देश के सामने होना चाहिए अभी इस मौके पर, क्योंकि 6 महीने के बीच में ही जो चुनाव होंगे, तो उस वक्त जो अहम मुद्दा है वो है देश का संविधान। अगर संविधान है, हमारा देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि अलग अलग धर्मों के, भाषाओं के लोग यहाँ मानने वाले रहते हैं और अनेकता में एकता दिखाई देती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि किसी एक धर्म के जो है वो प्रधानमंत्री मालूम करते हैं। और आने वाले दिनों में आपको जनवरी के इस महीने में आज के टीवी चैनलों में साफ दिखाई देगा कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री लोकतंत्र का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। तो संविधान की जो धर्मनिरपेक्षता है ये आत्मा है संविधान की, प्रियम्बल में ये आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का कैसे खून किया जा रहा है हम देख सकते हैं। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज की उन धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। ये फूले शाहू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये प्रेम भाईचारे का उदाहरण है, धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। और धीरे धीरे जो धर्मनिरपेक्षता जो इस देश से खत्म हो रही है, जो कि देश के संविधान की आत्मा है, इसे बचाने की जरूरत है, इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो देश का किसानों का मुद्दा है। ये देश किसानों का देश है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो रीढ़ है, इसका जो बैकबोन है वो किसान है। लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा कि किसानों की एमएसपी को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, किसान बिलों को लेकर किस तरह से सरकार का रवैया रहा और किस तरह से वो उद्योगपतियों को ये तमाम चीजें जो है दे देना चाहती है, देश के सरकारी संस्थानों को किस तरह से बेच देना चाहती है और कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, उद्योगपति जो है, उनको मजबूत करना चाहती है और किसानों को कमजोर करना चाहती है। हमने पिछले सालों में देखा। और दूसरी जो चीज, इससे अहम और मुद्दे हैं महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब हम मणिपुर को देखते हैं कि किस तरह से निर्वस्त्र कराया गया और 2 जातियों के बीच में किस तरह से जो है युद्ध चल रहा है, हम ये समझते हैं। और केंद्र सरकार इसमें फेल है, केंद्र सरकार उसको नियंत्रण नहीं कर पा रही है कि किस तरह से 2 जातियों के बीच में दंगल चल रहा है मणिपुर के अंदर और सरकार उसके तरफ ध्यान देना नहीं चाहती। तो महिलाओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है। ये कहती तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन पहलवान बेटियों के साथ हमारे देश की जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा कि सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कैसे मौन बैठे रहे। तो ऐसी सरकार से हम क्या आशा कर सकते हैं कि वो इस तरह की आपकी डिमांड को पूरा करेगा? एक अहम मुद्दा
जो कि जाति जनगणना का अहम मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बहुत अहम मुद्दा देश के सामने है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो हिस्सेदारी कैसी होगी, और सरकार इसको जो है धर्म के हथियार से जो है इस जाति जनगणना को मानना नहीं चाहती, कराना नहीं चाहती। और जब तक नहीं होगा तब तक ये आरक्षण के मुद्दे भी जो सॉल्व नहीं होंगे। एक तरफ मराठा आरक्षण, दूसरी तरफ ओबीसी का आरक्षण की बात हो रही है, और वो भी सब ये ऐसे वक्त में ये आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं ताकि अहम इश्यूज से जो है डाइवर्ट किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ जो है अहम मुद्दा जो है देश में जो होता है शिक्षा का, जो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, बात तो करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से शिक्षा के जो मंदिर हैं वो कितने महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई जो शिक्षा है कितनी महंगी होती जा रही है। दिन ब दिन जो है सरकारी जो स्कूलें हैं वो बंद हो रही है। खुद महाराष्ट्र में लगभग कई हजार स्कूलें बंद हो चुकी है, और नागपुर शहर में भी जो है 50 से ज्यादा महानगर पालिका की स्कूलें बंद है, और जो गरीब और आम आदमी जो है कल वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था हो जहां लोग पढ़े लिखे ना हो और इनके जो है मनवादी व्यवस्था के गुलाम बने रहे। महंगी शिक्षाएं हो चुकी है, फीस महंगी हो रही है, ये जो आम आदमी और जो युवा जो है वो गरीब आदमी जो है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इसको इस वक्त जो है सुधारने की जरूरत है, ये अहम मुद्दा है। फिर उसके साथ साथ स्वास्थ्य है कि स्वास्थ्य को हमने कोविड में देखा, जब गंगा में लाशें बही तब हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में कोविड था, लेकिन हमारी सरकार के ऊपर जू तक नहीं रह गई थी। वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल कितने नुकसानदेह है, प्रोटोकॉल तोड़ के वैक्सीन दिया गया, और उसके बाद कितने युवा जो है कार्डियक अटैक से जो है डेथ हुई है, लेकिन सरकार उससे जो है अपना जो है मुंह मोड़ देती है ऐसे वक्त में। तो जब आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए तो आपको ना दवाइयां बराबर मिलेगी, महंगी दवाइयां हैं, बाहर से दवाइयां मंगाई जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य की जब तक फैसिलिटीज नहीं मिलेगी देश को, ये मूलभूत देश के संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत के रहना खाना पीना, उनको जो है हेल्थ के जो है केयर करना, ये सरकार की जिम्मेदारियां होती है। तो इस मुद्दे से भी जो है ध्यान हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है रोजगार भी एक अहम मुद्दा है, और सरकारी संस्थानों को बेच कर कुछ उद्योगपतियों को देकर जो है सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, और प्राइवेटली ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं का जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये युवाओं का डेटा सिर्फ इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि मौका आएगा, जैसे लाडली बहना के अकाउंट में भी पैसे डाले गए, इसी तरह से जो है डायरेक्ट युवाओं के बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में इलेक्शन के पहले पैसे डाल सकते हैं। इसमें आप अगर ऐसा हो जाए तो कोई संदेह की बात नहीं होगी। और सबसे ज्यादा अहम मुद्दा देश के सामने जो आज खड़ा है, जिससे लोकतंत्र खतरे में है, वो है ईवीएम का। ये इस पे कोई खुल के बात करना नहीं चाहता, लेकिन आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि अगर किसी एक शख्स के दिमाग में भी ये आ जाए कि ईवीएम को कंट्रोल किया जा रहा है, उसको हैक किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र पे ये जिम्मेदारी होती है हमारे प्रधानमंत्री की या देश की कि उसको जो है दूर किया जाए। क्योंकि चंद्रयान पे है हम, लेकिन उसको कंट्रोल यहां से किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले कह चुके हैं, इस पर उन्होंने किताबें भी लिखी है। तो अगर सवाल आज का विपक्ष ये बात करता है तो इसमें जो है क्यों इन्हें तकलीफ होती है, क्यों इसके ऊपर ध्यान दिया जाता। और दूसरा यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें से नए कानून ऐसे बना दिए गए जिसमें से जो है इस देश के चीफ जस्टिस को जो है हटा दिया गया। इससे लोगों के मन में और शक पैदा होता है ईवीएम को लेकर। तो ये अहम मुद्दे हैं जिस पे अभी बात करने की जरूरत है, अपनी शक्ति लगाने की जरूरत है। अदरवाइज जब आपका संविधान नहीं बचेगा तो आपका लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपके राज्य नहीं बचेंगे, यूनिटी नहीं बचेगी, और उसके बाद जो ये विदर्भ के मुद्दे या और भी कोई ऐसे आंदोलन हो जो बाद में किए जा सकते हैं, एक ऐसी सुलझी भी सरकार के सामने ये मांग रखी जा सकती है कि जो अपनी मांगों को पूरा कर सके। सर, वर्तमान में ये मांग वाजिब नहीं लगती है, लेकिन क्या लगता है अगर छोटे राज्य हो जाएंगे, पृथक विदर्भ हो जाएगा, तो क्या लगता नहीं है कि विदर्भ का विकास अच्छी तरह से हो जाएगा? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जितने छोटे राज्य रहेंगे उतना ही उनका विकास और उतने ही वो राज्य समृद्ध होंगे। क्या लगता है? जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे आप डिवाइड करते हैं और पावर को डेलीगेट करते हैं तो विकास के चांसेस जो है बढ़ते हैं, लेकिन विकास होता है नियत के ऊपर। अगर आपकी नियत है तो विकास होगा। क्योंकि हमने पहले देखा है कि जिस तरह से बिहार को डिवाइड किया गया, बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया, जब सत्ता
जो सत्ताधारी जो पार्टियां जो सत्ता हासिल करना चाहती है उनको ऐसा लगता है कि हम ये राज्य को अलग कर देंगे, तो बाकी जो राज्य में जब हम सत्ता में नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने झारखंड अलग कर दिया, जहां बड़े सोर्स ऑफ इनकम के बड़े बड़े नेशनल रिसोर्सेज है, खदानें हैं बड़ी बड़ी। झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बिहार हो गया कमजोर हो गया। फिर बिहार को फिर आर्थिक मदद सरकार जो स्पेशल पैकेज का देने की प्रधानमंत्री बात करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी जो है उसको पैकेज नहीं दे पाए। इसी तरह से विदर्भ को भी अगर हम देखते हैं, विदर्भ है, पश्चिम महाराष्ट्र है, मुंबई है, तो इसमें भी अलग अलग जो मुंबई है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फिर पश्चिम महाराष्ट्र को देखते हैं तो ये एग्रीकल्चर स्ट्रांग है। विदर्भ ना टूरिज्म में स्ट्रांग है ना ही एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सेपरेशन से बहुत ज्यादा जो है कुछ विदर्भ को फायदा मिलेगा। लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह से भारतीय आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव के पहले बनाई गई और मूत्रकांड हुआ, आदिवासी उस पार्टी ने काफी वोटों का बिखराव किया, तो हो सकता है भविष्य में आपके सामने जरांगे की कोई मराठा पार्टी आ जाए या विदर्भ कोई विकास पार्टी आ जाए, इस बहाने से कोई हीरो पैदा हो जाए विदर्भ का, और फिर से जो वोटों का बिखराव है जो 2024 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट रहता है बिल्कुल, लेकिन वो उनका जो एक पॉलिसी होती है कि विपक्ष को किस तरह से बिखराव में लाया जाए, हो सकता है भविष्य में कि ये बिखराव आपको दिखाई दे, ये पार्टियां खड़ी हो जाए और फिर कुछ जो है और बिखराव हो। और जो अहम मुद्दों में मैं एक बात कर रहा था, एक अहम मुद्दा यहाँ पर विदर्भ की अगर बात करते हैं तो कोष्ठी हलवा जो उनकी मांग है, कोष्ठी हलवा सर्टिफिकेट की जो मांग है उनकी, तो वो मांग जो है बरसों से उठाई जा रही है, लेकिन कोई सरकारें जो है उसके तौर पर ध्यान नहीं देती, जबकि उस पर ध्यान देने चाहिए। कितने ही उस जाति से जो लोगों की नौकरियां चली गई थी, फिर दोबारा उन्हें रिस्टैब्लिश किया गया, तो ये मांगे वर्षों से मांगी जा रही है, तो इन मांगों की तरफ भी ध्यान देना और इस पर भी आंदोलन करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। जबकि कोई कमजोर होता है तो इस देश में हम एक मजबूत पंजे की तरह मजबूत है हम, और जब कोई कमजोर होता है तो उसे मजबूती के साथ उसके हाथ को थामा जाता है और उसे जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। विदर्भवादी अपने आंदोलन का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि इस तरह से विदर्भ जो है अगर राज्य बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, बिजली है, सारा जो राज्य के लिए लगता है, पानी की सुविधा है, आदि सभी खनिज की सुविधा है, इस सबसे परिपूर्ण है, तो ये वो दावा करते हैं। क्या लगता है? ये पानी की जहां तक बात है, आप देखिए पुसद के आसपास विदर्भ के कई यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, गांव-गांव तक भी आप पहुंचेंगे, अभी अपने कुछ नागपुर के आसपास के इलाकों में जाएंगे तो पानी हम नहीं पहुंचा सके। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम पानी पीने का साफ पानी नहीं पहुंचा सके वहां पे हमने शराब पहुंचा दी है। ये हमारी एक विडंबना ही है कि हमने शराब पहुंचा दी है लेकिन पानी नहीं पहुंचाया। तो पानी भी जो मुद्दा जो मैं बात नहीं कह पाया था वो ये कि पानी भी एक अहम मुद्दा है विदर्भ के अंदर, उसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में मुद्दा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जबकि ये सौदे हो चुके हैं, हम सो रहे थे जब कि प्राइवेट कंपनीज को पीने का पानी भी दे दिया गया, जब बोतलों में पानी आ रहा था हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे जो कुएं थे वो सूखे पड़े थे, हमने वहां ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे पानी जो है हम हमको पैसों में मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद जो है ये महंगाई और बढ़ती जाएगी। अब धीरे धीरे आपको आप आसपास चले जाइए तो केन में जो है पानी वो मिल रहा है, तो हमारा पानी भी जो है अब हमें पैसों से खरीदना पड़ रहा है। तो ये बात बहुत पहले ही इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए थी। जहां तक खनिजों की बात है तो खनिजे जो है आप ध्यान नहीं दे रहे, जिस तरह से राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि दो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश को दे दिया जा रहा है, ये खनिजे भी जो है उन्हीं के नाम चली जाएगी। छोटे छोटे जो इसमें कारोबारी थे खनिज के, अब उन्हें खनिज के हासिल करना उनके लिए लाखों रुपए के तो सिर्फ फॉर्म होते हैं, 10 लाख रुपए से लेकर फॉर्म शुरू होते हैं जब आपको किसी खनिज को हासिल करना होता है। तो ये खनिज हासिल करके भी विदर्भ के हाथ में जो है कोई खनिज नहीं रह पाएगी और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में होगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन चले गए, जैसे कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे सरकारी जो BSNL चले गए, दूरदर्शन का भी जो है काफी हिस्सा चला गया। तो काफी देश के सरकारी संस्थानों को जो कि 70 साल में बनाया गया था उसको ये बेच चुके हैं। तो आप अगर छोटे छोटे राज्य बना लेंगे, आज के दौर में ये हो गया जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट को देखा कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से पूरी की पूरी सरकारें जो है बीजेपी की गोद में चले गई। तो जितना छोटी ताकत होगी अब उनके लिए ये आसान होगा कि ज्यादा से ज्यादा उसमें उनको अपने पक्ष में कर सकें। रोजगार के लिए हम देखते हैं यहाँ के युवक मुंबई, पुणे आदि इधर का रुख करते हैं। अगर विदर्भ पृथक हो जाता है तो रोजगार के लिए उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि जिस तरह से सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया तो रोजगार तो वैसे ही खत्म हो गए। सिर्फ रोजगार इन्होंने देने के नाम पे सिर्फ लोन की ये जो है घोषणाएं करते हैं कि इतने लाख का, इतने हजार का हम लोन ले लो
और लोन लेके जो है लोन बैंकों की लाइन में खड़े हो जाओ। तो ये कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराना नहीं होता। रोजगार का सबसे अहम साधन होता है। रोजगार की बात करेंगे हम कि एक बात 1.5 लाख से ज्यादा सेना में भर्ती के युवा जो है पास हो चुके थे, उन्हें नौकरियों का सिर्फ और सिर्फ जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए था, लेकिन उनके हाथ में जो है उनकी नौकरियों को कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है सरकार ने अग्निवीर का जो सेना में भर्ती का जो प्रपोजल लेकर आ गए, जो कि सिर्फ नौकरी जो है 4 साल की नौकरी होगी। तो ये रोजगार का हमारे देश में जो चलन चला हुआ है, अब रोजगार जो है उद्योगपतियों के हाथ में है और वो चाहते हैं कि गरीब से गरीब इंसान, कमजोर से कमजोर इंसान जो इनका आज तक मानसिक गुलाम बना हुआ था, अब उनको आर्थिक गुलाम बना के 2000-5000 में हमारी नौकरियां करे। शीत सत्र का अधिवेशन हर साल नागपुर में आयोजित होता है। कई बार यहाँ से उम्मीद लगाई जाती है कि नागपुर में अधिवेशन हो रहा है तो विदर्भ के मुद्दे जो सरकारें आती है वो रखेंगे, वो उसका सॉल्यूशन करेंगे, समाधान निकालेंगे। लेकिन हर बार विदर्भ के लिए कुछ भी नहीं होता है। इस साल भी अधिवेशन हुआ, कुछ खास उस विदर्भ के लिए पैकेज की घोषणा या फिर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। पृथक विदर्भ होगा, नागपुर में अधिवेशन होगा तो पूरा का पूरा ध्यान विदर्भ की ओर दिया जाएगा और इससे विकास होगा राज्य का। आपके ख्याल से क्या लगता है इस संदर्भ में? देखिए, आपका यहाँ अधिवेशन भी हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे और यहाँ से रिमोट केंद्र सरकार का भी चलता है। तो सवाल ये होता है कि आप कई जगह ऐसा होता है कि आप आदिवासियों के वोट ले लेते हैं, आप मराठाओं के ओबीसी के वोट ले लेते हैं और फिर किसी स्वर्ण को जो है चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, किसी स्वर्ण को जो है प्रधानमंत्री बना देते हैं, किसी स्वर्ण को जो है अहम पदों पे आप बिठा देते हैं। तो जब तक आपकी नियत नहीं होगी और जब तक आप अपने छोटे भाई को छोटा भाई नहीं समझेंगे, यहाँ तो पूरा माहौल डिक्टेटरशिप का बना हुआ है। डिक्टेटरशिप सिर्फ जो है केंद्र सरकार में भी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं है, बल्कि पार्टियों के अंदर भी डिक्टेटरशिप है। तो जहां धन और बल जिनके पास है वही जो है आजकल जो है लीडरशिप के आगे पार्टियों में भी बने हुए हैं, वो जो है देश में भी बने हुए हैं। अगर धन नहीं है, आप गरीब है, आप आम आदमी है, आप देखिए कि कन्हैया कुमार को अपने आप को पहले एक छात्र राजनीति में स्थापित करना पड़ा, उसके बाद जो है वो पार्टी के अंदर किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी के अंदर आए हैं। अदरवाइज दूसरे हम लोगों को देखते हैं तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और जो है किसी पार्टी में शामिल होते हैं। ऐसे ही आपको टिकट हासिल करना है तो करोड़ रुपए दीजिए, आप जब टिकट हासिल करेंगे फिर करोड़ रुपए आप चुनाव में खर्च कीजिए। तो ये जब तक व्यवस्था आप नहीं सुधारेंगे तब तक, जब भी राजनीति को एक व्यापार समझ लिया गया, जब तक आप उसको एक सेवा का माध्यम नहीं समझेंगे, आप किसी की भी राज्य की या देश की आप सेवा नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर सर आप ये कहना चाहते हैं कि छोटे राज्य होना चाहिए या पृथक राज्य होना चाहिए, लेकिन जिनके हाथ में ये कमान जाएंगी, अगर राज्य को सुचारू रूप से, वो चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, अगर उसे सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। क्या ये कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, किसी भी कोई आपको कानून लाना होता है नया, जैसे अभी देखिए 3 कानून केंद्र सरकार ने पास किए, तो उसमें कभी भी किसी भी जैसे CNRC की बात थी तो जो यूसीसी की बात करते हैं, नया कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की केंद्र सरकार जब बात करती है, किसी भी कानून को लाने के लिए पहले जनता में उसका माहौल बनाया जाता है, लोगों को उसके बारे में शिक्षित किया जाता है कि आप ये कानून आपके लिए लाया जा रहा है, आपकी क्या सम्मति है, क्या सहमति है आपकी, क्या आपका विरोध है, उसका विरोध मंगाया जाता है, एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। युवाओं के अंदर कॉलेजेस में उसके ऊपर लेक्चर्स रखे जाते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताए जाते हैं। तो एक माहौल, खुशहाल माहौल के अंदर कोई परिवर्तन होता है। अगर आपने कोई माहौल नहीं बनाया, अचानक किसी चीज की आप डिमांड करते हैं या अचानक किसी चीज को आप थोपते हैं, तो वो कामयाबी अगर हो भी गई आपकी, तो वो कामयाबी जो है कंटिन्यू नहीं रह सकती, वो कामयाबी नहीं होती। कुछ दिनों के बाद जो ऐसा गुब्बारा जो होता है उसकी हवा निकल जाती है। तो विदर्भ को लेकर हमने देखा कि जयवंतराव धोटे जी का जो आंदोलन था, उससे मजबूत तो कोई आंदोलन कभी नहीं रहा, उस वक्त भी विदर्भ अलग नहीं हुआ है। तो हम ऐसी आशा उम्मीद नहीं कर सकते कि विदर्भ की कुछ मांगों को ये सरकार मांग लेगी जो कि
केंद्रित सरकार है, जो कि तानाशाह सरकार है, वो विदर्भ की मांग को माने, ऐसा हो नहीं सकता। और उसके अलावा जो राज्य में सरकार है, ये भी अस्थायी सरकार है, ये इस बात की गारंटी दे ही नहीं सकती आपको कि कोई सदन में प्रस्ताव पारित करके विदर्भ को अलग करने की कोई डिमांड कर दे, कुछ नहीं। बस ये कोशिश करेंगे कि कोई विदर्भ का लीडर पैदा हो जाए जो इनके फेवर में चला जाए, और कोई मराठा लीडर पैदा हो जाए, जिस तरह से अन्ना हजारे को इन्होंने पैदा किया था, उस तरह से किसी मराठा लीडर को पैदा करना चाहते हैं जो वोट का बिखराव कर दे। कोई ओबीसी लीडर पैदा हो जाए जो वोट का बिखराव कर दे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई मंशा होगी। तेलंगाना की और झारखंड की और बाकियों की बात करते हैं तो काफी सालों लड़ना पड़ा और कुछ दिनों बाद उनको अलग अलग राज्य करके मिला, तो काफी साल लड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद तो भी इसमें सफलता हासिल होगी, ये पृथक विदर्भ हो जाएगा। आगे की भविष्य की क्या लगता है आपको? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी, मैंने पहले कहा, जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, जो पार्टीज के अंदर जो संगठन है उसमें जब तक आपके पैसा के बदौलत चलने वाली चीजें होगी, तब तक आप ये समझ जाइए कि कोई ऐसा अगर आपने अलग भी कर दिया, विदर्भ को अलग कर दिया, या जैसे यूपी को जब 4 हिस्सों में बांटने की बात हुई थी, यूपी को अगर आपने अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी जो बांटने की बात थी, उस समय बात थी, उस समय बीजेपी का भी समर्थन था, बहन जी भी चाह रही थी यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का। लेकिन उसके बाद जब सत्ता हाथ में आ गई तो तब उनको लगता था कि नहीं, सत्ता हाथ में आ गई, अब अलग करने की क्या जरूरत है। जब सत्ता हाथ से निकलने लगती है तब उनको लगता है कि इसको अलग कर दो, ताकि जो अलग राज्य है वो हमारे राज्य हाथ में आ जाएगा। अब तेलंगाना को देखिए, जब तेलंगाना कांग्रेस ने जाते जाते अलग किया था, तो कांग्रेस की उम्मीद थी कि शायद तेलंगाना वो जीत जाएंगे, ये क्रेडिट लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर अगर अलग हो भी जाए तो उसका फायदा, राजनीतिक फायदा तो नहीं मिलता। तेलंगाना अलग हुआ होगा, उसका अपना फायदा उसको मिला होगा, लेकिन राजनीतिक अगर आपकी मंशा है अलग करने की या किसी लीडर को पैदा करने की, तो मैं समझता हूं राजनीतिक इस मंशा से जो है कोई जनता को कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम एक विश्वास रखते हैं, विश्व कुटुंब परिवार में विश्वास रखते हैं, और बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी जो है यूनियन जो है बने हुए हैं, स्टेट बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा विदर्भ के अलग होने से आम जनता को कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, ये तो न्यूज़ 24 महाराष्ट्र न्यूज़ 24 का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें, कि एक जो बात कर रहा था मैं कि इस तरह से मुद्दों को मीडिया की जिम्मेदारी होती चौथे स्तंभ की, कि लोगों के बीच में लेके जाए और पक्ष विपक्ष दोनों को जनता के सामने रखे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, उनका विकास, उनको समृद्ध करना है तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो राज्य की कमान संभालते हैं उन सत्ताधारियों पर होती है। तो इस तरह से अगर पृथक विदर्भ की मांग हो या अलग राज्य की मांग देश भर में उठती है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एक मुद्दा होता है जिसे गरमाए रखना राजनीति का खेल है, ऐसा शकील जहांगीर अहमद जी ने कहा है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शकील अहमद जहांगीर सर। इन्हीं के साथ और मुद्दे से जुड़े रहेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.